वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान की तारीख का हुकूमत के मुताबिक सबसे बड़े वेलफेयर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया और उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि 2 करोड़ गरीब खानदानों को 120 अरब रुपए का सब्सिडी पैकेज दिया जाएगा। हुकूमत को गरीबों की याद देर से आई लेकिन चले आई। आटे, घी, दाल पर 6 महीने के लिए इस पैकेज के तहत 30% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इस पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का क्या कहना था, जरा ये सुन लीजिए। के सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। 2 करोड़ खानदानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म का यह ऐलान करदा पैकेज है। वज़ीर-ए-आज़म बता रहे हैं कि इसका फायदा 13 करोड़ पाकिस्तानी उठा सकेंगे। लेकिन अगर इस 30% सब्सिडी का हम थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो जो आटा इस वक्त 80 रुपए फी किलो मिल रहा है, अगर उस पर 30% सब्सिडी को अप्लाई किया जाए तो इसकी कीमत 24 रुपए कम हो जाएगी और फिर ये 56 रुपए फी किलो का हो जाएगा। और जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उसके आने से पहले वाली कीमत से भी 21 रुपए यह आटा महंगा रहेगा, चूंकि उस वक्त कीमत 35 रुपए फी किलो थी। अब घी, जो इसमें दूसरी चीज है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है, उसकी कीमत इस वक्त मार्केट में एवरेज तकरीबन 350 रुपए फी किलो है और इस 30% सब्सिडी के बाद इसमें 105 रुपए की कमी हो जाएगी और फिर घी की फी किलो कीमत इन 2 करोड़ लोगों के लिए 245 रुपए हो जाएगी। फिर 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, घी और तेल की उस वक्त एक एवरेज कीमत 180 रुपए फी किलो थी, जो मौजूदा सब्सिडी के अप्लाई होने के बावजूद भी 65 रुपए कम थी। तो इस तरह से दालों की कीमतें भी 2 गुना इन 3 सालों में बढ़ चुकी हैं और सब्सिडी उन पर भी सिर्फ 30% ही दी गई है। तो मजमूई तौर पर इन 3 सालों में 22 करोड़ लोगों के लिए ये कीमतें 100% बढ़ाकर 3 साल बाद सिर्फ 2 करोड़ खानदानों के लिए 30% सब्सिडी देना और फिर उसका क्रेडिट भी लेना, यह है इस हुकूमत की 3 साला मुआशी कारकर्दगी। अब मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महीनों से एहतजाज कर रही है, तहरीक चला रही है और अब तो हुकूमती इत्तेहादी भी वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत की पॉलिसी कहीं कहीं अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम और अपोजिशन तो बिल्कुल मुतमईन नहीं है, लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादी कितने मुतमईन हैं, ज़रा ये सुनिए। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामिल अली आगा की ये गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें वो हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी करते हुए कि हुकूमत की कारकर्दगी से वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने कल यानी गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर नाराज़ इत्तेहादियों से मुलाकात भी की और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ट्विटर के मुताबिक मुलाकात करने वाले इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लेकिन उस मुलाकात से खबरें ऐसी निकल के आई हैं कि कल की मुलाकात में भी इत्तेहादियों ने हुकूमती पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इत्तेहादियों ने महंगाई पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा किया और अहम कानून साजी पर एतमाद में ना लेने से मुताल्लिक भी सवालात उठाए। हुकूमती इत्तेहादियों का यह कहना था कि हुकूमत अपने तौर पर इस किस्म के अहम फैसलों से गुरेज करे, ईवीएम के इस्तेमाल, तरीक़ेकार और फंक्शन पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाए और इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि ईवीएम मशीन पाकिस्तान के सियासी इंतखाबी निज़ाम पर किस हद तक मौसर साबित हो सकती है, ये मशीनें किस हद तक महफूज हैं और देही इलाकों में इन मशीनों को कौन और किस तरह इस्तेमाल करवा सकेगा, जबकि इन मशीनों की खरीदारी पर कितने अखराजात हैं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें जल्द, मजीद और मुकम्मल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी करवाई है। तो क्या इत्तेहादी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो चुके हैं? 3.25 साल का अरसा गुजर चुका, 2.25 साल का अरसा बाकी है। क्या हुकूमत के फैसलों का बोझ इत्तेहादी जमातें इसी तरह से उठाते उठाते ये 5 साल पूरे करवा देंगी? इन तमाम मौज़ूआत पर और सबसे बढ़कर जो आज रिलीफ पैकेज का ऐलान हुकूमत ने किया, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट हुकूमत ले रही है, तो इत्तेहादी जमातें उससे किस हद तक मुतमईन है, इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, काफ लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मजीद मेहमान भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो इमरान मसूद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब भी पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मसूद साहब, आप ज़ाहिर हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं। अभी कामिल अली आगा साहब का एक शॉट हमने सुनाया कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अब आज ये जो रिलीफ पैकेज आवाम के लिए आया है, ये 120 अरब रुपए का, जिससे 2 करोड़ खानदानों को 30% सब्सिडी आटा, घी और दालों पर मिलेगी।
اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں کچھ ریلیف مل سکے گا عوام کو واقعی اس مہنگے دور میں؟ دیکھیں، تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ریلیف ابھی دیا ہے یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. دس از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ جب یہ حکومت بنی تھی اور ہم نے ایز اے اتحادی اس حکومت کا ساتھ دیا، ہمارا شروع سے یہی موقف تھا کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو پبلک فرینڈلی ہو اور خاص طور پہ غریب غربا کا جس میں فائدہ ہو اور ان پہ مہنگائی کا بوجھ جو وہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سال ہمارا موقف یہی رہا ہے اور ہماری جماعت کے سربراہ جو ہے وہ اتنے ہم خوش نہیں تھے. لیکن ہم نے چونکہ اتحادی تھے، ہم نے اپنا رول ادا کیا، ہم نے لیجسلیشن میں بھرپور ساتھ دیا. ہم حکومت کو نہ گرانے میں ہیں بلکہ حکومت کو مستحکم کرنے میں ہم نے رول ادا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پالیسیز میں کسی کو مشورے میں شامل نہیں کریں گے اور آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں تو پھر صاحب ذرا ہمارے پاس اور کیا طریقہ کار ہے اپنی اناؤنس شو کرنے کا؟ اپنی اناؤنس شو کرنے کا یہ طریقہ کہ آپ میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دے دیں حکومت کو. لیکن عمران صاحب، کابینہ میں تمام اہم فیصلے لیے جاتے ہیں اور وہاں تو آپ کی موجودگی ہوتی ہے، آپ کی جماعت کی نمائندگی ہوتی ہے. مونس الہی صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں. جی دیکھیں، مونس الہی تو ابھی گئے ہیں اور طارق بشیر چیمہ بھی وہاں کیبنٹ پر بھی بیٹھ کے بھرپور انداز میں ہمارے موقف کی انہوں نے عکاسی کی. لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مہنگائی پہ. جی، مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ حکومت پہ اور اتحادیوں پہ بہت پریشر ہے اور ہم یہ اس پریشر کو ریئلائز کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پرماننٹ پالیسی بنائی جائے جس سے مہنگائی کم ہو اور عام آدمی کا فائدہ ہو. عام آدمی کووڈ میں بھی پسا ہوا تھا، اب ڈینگی میں بھی پسا ہوا ہے، اکانومی ڈاؤن ہے، انفلیشن ہائی ہے، بے روزگاری عروج پر ہے. تو صاحب ذرا یہ پریشر تو غریب آدمی پہ پڑتا ہے. عام آدمی کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے کیا شرائط ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے کیا. بالکل، اسے تو سستی کوموڈیٹیز چاہیے. عمران صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا جو سب سے اہم اتحادی حکومت کے ایم کیو ایم پاکستان، جن کی ظاہر قومی اسمبلی میں 7 سیٹیں بھی ہیں، تو رؤوف صاحب جب پیپلز پارٹی کے آپ اتحادی ہوا کرتے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی یا ملک میں تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تھی تو آپ لوگوں کا بڑا شدید احتجاج آتا تھا. کئی بار آپ نے حکومت بھی چھوڑی پھر واپس آئے. اس حکومت کے خلاف آپ لوگوں کا ایسا احتجاج مہنگائی کے خلاف، یہ قوم یا آپ کے وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا وہ کہیں مس کر رہے ہیں؟ علی گور بلوچ صاحب نون لیگ کے رہنما بھی میں جوائن کر چکے ہیں. جی رؤوف صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا یہ تو ہمارا حق ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مرج ہو گئے پی ٹی آئی میں یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں یا حکومت کے اندر مرج ہو گئے ہیں. ہماری اپنی ایک پارٹی ہے، ہمارے اپنے انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، ہم اتحادی ہیں اور ہم صرف اتنی چیزوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں جس حد تک ہمارے پاس اختیارات ہیں. جہاں تک مہنگائی کا معاملات آپ نے ذکر کیا، میں ذرا تھوڑا لیٹ ہوا تو پتہ نہیں کہاں تک گفتگو پہنچی، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ایسا عفریت ہے جس نے پورے ملک کے ہر گھر میں ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.